सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो कि तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो कि तुम्हारा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। नाउ अब ये एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज एन यूनिफॉर्म स्फीयर। जो एटम है वो तुम्हारा एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब कि एक स्फीयर है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं दैट आर एम्बेडेड इन इट। एंड ही कंपेयर्ड दिस मॉडल टू द वाटरमेलन एज वेल एज दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें लिखा देता हूँ, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल as well as firstly we will write down the definition कि इसकी क्या definition है. So the definition is according to this model an atom is an uniform sphere. An atom is an uniform sphere of positive charge and electrons are embedded into it. He compared this model to the watermelon. So इधर हमें he compared this model with the वाटरमेलन। अब जनरली इसने क्या बताया था, हमें एक डायग्राम बना के समझते हैं कि ये देखो, ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है विच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। हम उसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बिकॉज इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इस तरीके से कुछ मॉडल था, बट दिस वॉज द फर्स्ट मॉडल प्रपोज, क्योंकि हम जब डिस्कवरी कर ही रहे थे एटम की तो इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। तो दिस वॉज द मॉडल। उसका ऐसा स्ट्रक्चर था कि एक पॉजिटिव स्फीयर उसने माना, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, बट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इट? ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब जैसे कि तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी करते हैं, तुम्हें पता है इनिशियली, बट दिस मॉडल प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन इज अ स्टैटिक मॉडल। सो दिस वाज इट्स फर्स्ट ड्रॉबैक। उसका पहला ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने ये बताया, थॉमसन ने, कि जे थॉमसन इनका नाम था, उन्होंने बताया कि ये जो मॉडल है ये स्टैटिक मॉडल है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक्स का हो गया, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट इज अ स्टैटिक मॉडल। आफ्टर दैट नो एनी डिस्कशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से रिलेट कर सकते हो कि उन्होंने बताया, ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है और एक पॉजिटिव स्फीयर है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये हो गया कि ये नहीं बताया कि ये मॉडल स्टैटिक है या फिर मूवमेंट है। अब दूसरा ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि नो एनी डिस्कशन ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज द मॉडल प्रपोज्ड वाज अ स्टैटिक मॉडल एंड दैट वाज इट्स फर्स्ट ड्रॉबैक। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा नो एनी डिस्कशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एनी discussion about the movement of electron। थर्ड ड्रॉबैक जो है वो हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, बामन सीरीज, पाशन सीरीज। तो थर्ड ड्रॉबैक ये था कि जो जे थॉमसन जो है वो ये नहीं बता पाए थे कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और एटॉमिक मॉडल में उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते। तो इसका थर्ड ड्रॉबैक था नो एनी डिस्कशन अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम, नो एनी डिस्कशन अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम।
फोर्थ ड्रॉबैक, अब तुमने देखा था कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इसमें, ये तुम देखो, एटम इज एन यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, ये उनकी डेफिनेशन थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो ये कहना चाहते थे कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एटम, बट दिस कैन नॉट हैपन। तो फोर ड्रॉबैक यही था कि मास इज uniformly distributed over atom. So this is all about the J.J. Thomson model. ये तुमसे इतना डिटेल्स में जनरली पूछेगा नहीं क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट मॉडल प्रपोज और तुम्हें क्लास 9th से पढ़ाया जाता है। सेकंड मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, इसके बारे में भी तुम्हें बेसिक आइडिया होगा बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल से। तो सेकंड हम रदरफोर्ड मॉडल पे मूव डाउन करते हैं। जस्ट मेक डाउन अ हेडिंग दैट रदरफोर्ड मॉडल। इस एक्सपेरिमेंट को अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और रदरफोर्ड का मॉडल प्रपोज किया था, तो इसको हम बोलते हैं, लेट अस राइट डाउन, इट इज आल्सो नोन एज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आल्सो नोन एज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया था इन्होंने, अल्फा स्कैटरिंग की तुम्हारी बात की जा रही है, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग की। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था, मतलब गिराया गया था थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फा स्कैटरिंग से तुम ऐसे समझ सकते हो कि बम्बार्डमेंट हुआ था bombardment of alpha particles on thin gold foil of thin gold foil पर किया गया था। अब जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होता है ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जनरली हीलियम 2 प्लस होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम विच इज योर He2 प्लस, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या वो देखते हैं हम। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया जिसमें कि उन्होंने अल्फा को स्कैटर करवाया अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग तरीके से, एंड ही फाउंड आउट द सर्टेन रिजल्ट्स। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो द एक्सपेरिमेंट वाज, उन्होंने इनिशियली एक गोल्ड फॉइल रखी। सो ये रदरफोर्ड का मॉडल था कि उन्होंने एक अल्फा की स्कैटरिंग करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की विच आर जनरली नोन एज हीलियम 2 प्लस, और उसमें बम्बार्डमेंट किया गया था थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एक्चुअली डायग्राम की हेल्प से कि वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया था एंड व्हाट आर इट्स रिजल्ट। तो इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। यहाँ पे जो था वो था उनका अल्फा पार्टिकल का एमिटर, बीच में हमने स्लिट लगाई थी, और जब हम अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहे थे थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है, तो थिन गोल्ड फॉइल से वो रिफ्लेक्ट होके ZNS की स्क्रीन पर अपना लाइटनिंग शोज कर रहे थे। उससे हम रिजल्ट्स देख रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल हमने एमिट कराए हैं वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और किस किस एंगल पे मूव किए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिजल्ट थे और उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया इनिशियली। अब उन्होंने सबसे पहले तो ये वाला अल्फा पार्टिकल एमिटर लिया, ठीक है। तो हम सोर्स लिखते हैं कि उन्होंने सोर्स क्या लिया था, सोर्स उन्होंने लिया था अल्फा रेस जो कि थी 2He4 2 प्लस, ये उन्होंने सोर्स लिया था। और उन्होंने जो स्लिट ली थी दैट वाज मेड ऑफ लिड, बिकॉज लिड की उन्होंने स्लिट यहाँ पे इसलिए ली थी, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट द बीम, क्योंकि लेड के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं हाई डेंसिटी और अल्फा बीटा पार्टिकल्स की, ताकि जब रेज निकले तो वो हेल्प कर पाए अल्फा रेज को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और टू गेट फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब हमने एक और गोल्ड फॉइल भी लिया था।
जिसकी जो थिननेस थी, जो थिन थी वो, दैट इज 0.00001 सेंटीमीटर, इतनी पतली थी वो। ठीक है, जो स्क्रीन हमने यहाँ पे ली थी जब रेज उस पे जा रही थी, सो द स्क्रीन वॉज मेड ऑफ ZnS। अब ZnS की हमने स्क्रीन क्यों ली थी? द रीजन टू टेक द ZnS स्क्रीन वॉज इट एमिट्स अ फ्लैश ऑफ लाइट जब अल्फा पार्टिकल्स उस पे गिरेंगे। सो इट एमिट्स अ फ्लैश ऑफ लाइट when alpha particles emit on it। ठीक है, जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गिरेंगे। और इसको जनरली जो ZNS की स्क्रीन थी, इसको सर्कुलेटेड फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोलते थे। तो ZNS की स्क्रीन को हम सर्कुलर, क्योंकि तुम देख सकते हो कि सर्कुलर शेप में है, फ्लोरोसेंट एज वेल एज। अब तुम देखोगे हमने सोर्स देख लिया, उसकी थिकनेस देख ली, लेड देख लिया। जो फॉइल थी दैट इज AU फॉइल, वो गोल्ड फॉइल थी। अब जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कराया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो कुछ रिजल्ट्स आए होंगे। अल्फा पार्टिकल किस तरीके से डेविएट हुआ, किस डायरेक्शन में डेविएट हुआ। तो जो राइट हैंड साइड में ये वाला डायग्राम है, ये रिजल्ट्स है कि अल्फा रेस को हमने रिफ्लेक्ट कराया। कुछ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ डायरेक्टली पीछे आ गए, और कुछ पार्टिकल्स स्लाइटली डिफेक्ट हुए। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। जैसे कि तुम, ये सीधा गया और अनडिफ्लेक्टेड निकल गया। कुछ अल्फा रेज, वन ऑफ द बहुत 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 कम वेरी अल्फा पार्टिकल्स डिवेट विद अ वेरी लार्ज एंगल, मतलब कि कोई 1/20,000 था जो पूरा वापस आ गया। ठीक है, तो अब अल्फा पार्टिकल्स के हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। सो राइट डाउन हेडिंग के ऑब्जर्वेशंस क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास टू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि थिन गोल्ड फॉइल हमने इतनी पतली ली थी कि उससे डेविएशन या फिर बेसिकली बहुत इजीली आसानी से हो सकता था। दैट वाज ओनली टेकन टू मेक श्योर कि गोल्ड फॉइल लेने से एक्सपेरिमेंट पे कुछ असर ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold file without any deviation। विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो पास कर गए। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ बाय एन स्मॉल एंगल। हमने देखा कि स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स में हुआ था, और लार्ज एंगल भी काफी कम में हुआ था। मोस्ट ऑफ द विदाउट एनी डेविएशन के सीधे निकल गए थे। सो सेकंड पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर इज few alpha particles deviate from their path by small angle। Very few alpha particles deviate with a very large angle। थर्ड पॉइंट हमारा है, वेरी फ्यू alpha particles deviates with very large angle। फोर्थ पॉइंट जो है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मे रिटर्न बैक। अब इसका क्या रेशियो था वो देखते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल्स जस्ट रिफ्लेक्ट कर गए 180 डिग्री को। वो थे 1/1000
20,000, मतलब कि जब हमने इतने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्कैटर कराया तो 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे से आ जा रहा था। अब ये तो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हुई। हमने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया तो हमने देखा कि दिस ऑब्जर्वेशंस आर टेकन बाय द रदरफोर्ड। आफ्टर दैट अब इसका कंक्लूजन क्या है कि हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसके लिए ये सब करा जा रहा था कि बेसिकली एटम अंदर से होता कैसा है। फॉर फाइंडिंग दैट ओनली, उसकी वजह से हम ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा रहे थे। सो लेट अस मूव डाउन टू द कंक्लूजंस कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजंस मिली है। फर्स्ट कंक्लूजन थी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अब ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि जब हमने रेज गिराई तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर वेंट अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पार्ट। तो इससे हमने पहली कंक्लूजन निकाली कि जब पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। So the second observations we have taken that protons are centered in a very small region with a very rigid in nature, जो कि न्यूक्लियस था। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स को हम एम्बेडेड करा रहे थे, इससे हमें पता चला कि सेंटर में कुछ तो ऐसा है जस्ट बिकॉज कि उससे डेविएट होकर राइट या लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन वी हैव फाउंड आउट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वाज प्रोटॉन्स आर सेंटर्ड in very small region which in very small region which are rigid in nature। रिजिड इन नेचर मीन्स कि वो अपनी पोजीशन से अलग जगह शिफ्ट नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई प्रोटॉन्स आर रिजिड इन नेचर। और उसको हमने नाम दिया था दैट इज न्यूक्लियस, जिसको अब आज हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। द थर्ड पॉइंट, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मोर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द number of protons as well as more number of protons more number of deviation। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि more number of protons more will be the deviation। The fourth conclusion we have came up to that greater the angle of deviation lesser the number of alpha particles। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझाऊंगा। greater the angle of deviation lesser the number of alpha particles। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतने कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे। तुम देखना कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक और वेरी अल्फा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएट्स विद अ वेरी लार्ज एंगल। ठीक है, तो अब ग्रेटर द एंगल ऑफ डेविएशन लेसर द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे। लेट अस से कि number of alpha particles deviate by angle theta is denoted by n theta is directly proportional to 1 upon साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। कहाँ से आया क्या है? वेट, here n is number of alpha particles deviated by
एंगल थीटा ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतने कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे थीटा से। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द एटॉमिक मॉडल। On the basis of above observation and conclusion, above observation and conclusion, Rutherford proposed the atomic model. The main points in this atomic model was protons are present in a very small region of atom that is called nucleus. उसको हमने nucleus नाम दिया था. So protons are present in very small region of atom in very small region of atom called nucleus, which is called nucleus, as well as where almost all the mass of the atom is present, where almost all the mass of the atom is present, as well as it is supposed that it is present at the center of an atom, as well as and it is supposed that it is present at the center of atom. The sixth conclusion we have made up is size of the nucleus is approx 10 to the power 5 times smaller than the size of the atom. जो एक्चुअल में एटम का साइज है, न्यूक्लियस का साइज उसके कंपैरिजन में 10 टू द पावर 5 कम है. साइज ऑफ न्यूक्लियस is approx 10 raised to the power 5 times smaller than the atom. साइज ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम इज, अब मैं तुम्हें हल्का सा वो भी लिखवा देता हूँ डेटा कि साइज ऑफ एटम न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपैरिजन में 10 raised to the power 5 टाइम्स स्मॉलर है. सो द साइज ऑफ एटम that was found out from the help of this experiment, size of atom in terms of angstrom is 10 raised to the power minus, and the size of nucleus in terms of Fermi-meter, size of nucleus in terms of picometer was 10 raised to the power minus 15 meter. From this उसने conclude किया कि जो न्यूक्लियस का साइज है that is 10 raised to the power 5 times smaller than the size of the atom, as well as the volume of atom upon volume of nucleus is about similar to the volume they contain in them is volume of atom upon volume of nucleus is somehow similar to 10 raised to the power 15.
एज वेल एज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ये भी कंक्लूजन हमने निकाला। अब हम मूव करने जा रहे हैं थोड़ा सा मतलब अब हमने पूरा थ्योरी पार्ट था दैट इज वेरी सिंपल इन दिस चैप्टर, ये हमको तुमको 8th 9th क्लास से भी पता रहता है। अब हमें इस चैप्टर्स में फॉर्मूले लगाने, क्वेश्चंस बनाने, पीवाईक्यू करने। तो अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम एटॉमिक मॉडल्स खत्म होते जाएंगे, हम बेसिक बेसिक टर्म्स पे पढ़ेंगे। फ्रॉम दैट फार्मूलाज विल ट्राई टू एंड अप सॉल्व द पीवाईक्यूज एंड गुड क्वेश्चंस व्हिच हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिखो, radius of nucleus is proportional to the radius of nucleus is proportional to cube root of mass number, to the cube root of mass number। क्यूब रूट है 3 रूट a, जब क्यूब रूट हटाएंगे तो वो 1⁻³ हो जाएगा। और जब अब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो देयर कम्स अ कांस्टेंट जिसको हम आर नोट से डिनोट करते हैं। तो इसको हम हटा के आर नोट एक कांस्टेंट दे देंगे और मास नंबर विल रिमेन सेम। अब इस आर नॉट की कुछ वैल्यू है जो कि डिफाइन की गई थी, दैट इज आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और इन टर्म्स ऑफ मीटर इट इज 10⁻⁻15 मीटर, और 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 मीटर। as well as electron move around the nucleus with very high speed in circular path। ठीक है, फ्रॉम दिस अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। हमने ऑब्जर्वेशंस देखी, कंक्लूजन्स देखे। कंक्लूजन से हमको काफी चीजों का आइडिया लग गया कि एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब एम्प्टी है, प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से काफी कम है, ये भी हमने देखा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतना कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे, ये भी हमने देखा। और एंगल ऑफ पार्टिकल्स है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो प्रोटॉन है दैट आर सेंट्रलाइज्ड उसके एटम के सेंटर में है। तो अब ये फार्मूले को तुम याद रखना, इससे आगे और भी फार्मूले बनेंगे एंड विल बी यूजिंग दिस फार्मूला फर्दर इन दिस चैप्टर। एक और चीज थी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस with very high speed in circular path। ये तो कंक्लूजन्स हो गई, ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ लिए थे। नाउ अब हम इसके मूव करेंगे ड्रॉबैक्स पे कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो ड्रॉबैक सबसे पहले ये था कि दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जो फर्स्ट मॉडल था दैट वाज स्टैटिक, बट इसमें थोड़ा मूवमेंट कराया गया था, डेविएशंस कराया गया था, एज वेल एज बट इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब इसमें बोल दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हम देख सकते हैं अगर वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इट विल इरेडिएट इट्स एनर्जी एंड इट विल एंड अप इन कोइंसाइडिंग इन द न्यूक्लियस। बट उसमें इसका जिक्र ही नहीं किया गया कि हाउ एटम कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअल while moving around in a circular path with a very high speed, it will irradiate its energy। फर्स्ट ड्रॉबैक इसका यही रहा कि दिस थ्योरी वाज अनेबल टू explain the stability of the atom। अब स्टेबिलिटी से तुम्हारा क्या मतलब है? वो अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डिफाइन की गई थी किसी एटम के अंदर, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर। बिकॉज एटम इज इन चार्ज पार्टिकल, वो प्रोटॉन का कैरी करता है अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। सो
What do we mean by the stability in an atom is, according to the scientist Maxwell, when any charged particle moves with a very high speed, when any charged particle moves with very high speed, energy lost in the form of electromagnetic radiations continuously. जो एनर्जी है वो तुम्हारी फोर श्योर लॉस्ट होगी होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic radiation continuously, due to which the electrons come closer to the nucleus and finally the electron should fall into the nucleus. घूमते घूमते वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, as well as it will end up falling into the nucleus, due to which the electron comes closer to the nucleus and finally electron should fall into the nucleus. मतलब अब न्यूक्लियस में आके वो कोइंसाइड कर जाएगा, मींस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, बट इन एटम लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व. ठीक है. अब ये देखा गया कि जो एटम है वो बहुत ही अनस्टेबल है, वो मूव तो कर रहा है बट दैट इज नॉट स्टेबल, इट विल लूज इट्स स्टेबिलिटी एंड एंड अप फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस. तो वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा. अब जो स्पेक्ट्रम इसमें बताया गया था, हमने देखा था स्टार्ट बिल्कुल इन द लास्ट लेक्चर कि द स्पेक्ट्रम विच वाज ऑब्जर्व्ड वाज लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है. हमने लाइंस डेविएट कराई, रेज डेविएट कराई एंड कुछ कुछ एंगल से वो डेविएट हो रही थी. तो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस. ठीक है. ये इससे कंक्लूजन निकला कि मींस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल and observed spectrum should be continuous. But the spectrum which was observed was the line spectrum. ठीक है. But in atom line spectrum observed. अब जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था, इन दिस एक्सपेरिमेंट देयर वाज नो डिस्कशन ऑन द लाइन स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई इट बिकेम इट्स ड्रॉबैक. तो जो सेकंड पॉइंट है, नो डिस्कशन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम. अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम. जो थर्ड पॉइंट तुम्हारा है, नो डिस्कशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर एनर्जी. किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से घूमेगा, देयर वाज नो डिस्कशन ऑन द रदरफोर्ड मॉडल. तो ये उसका एक ड्रॉबैक बन गया था बाद में. थर्ड पॉइंट, नो डिस्कशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो डिस्कशन
about the distribution of electron and their energy. ठीक है, ये इसके सारे ड्रॉबैक्स थे।